फ्यूचर टीचर्स गेट रेडी। आज से इंग्लिश का हर टॉपिक आपके कंट्रोल में आने वाला है। नो गेस वर्क और ओनली एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम टेट में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे बिट्स लाइक एरर डिटेक्शन हो या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस का करेक्शन हो या फिर आइडेंटिफिकेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपको ये जो कंप्लीट टेट पार्ट्स ऑफ स्पीच की गाइड है इजीली समझ। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। इंग्लिश में हर वर्ड किसी ना किसी कैटेगरी में आता है और इन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, सो इन इंग्लिश ग्रामर एवरी वर्ड वी यूज इन सेंटेंस बिलोंग्स टू वन स्पेसिफिक कैटेगरी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, वन स्पेसिफिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. These categories help us understand how word functions and how they relate to each other. यही वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी से हैं और इनका काम क्या है और ये एक दूसरे वर्ड से कैसे रिलेट करते हैं, जिससे हमें कोई एक जुमले का मीनिंग पता चलता है। जैसे हम नाउन को पढ़ेंगे, नाउन से एडजेक्टिव का रिश्ता क्या है हमें पता चलता है। ओके, सो इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताते हैं कि हाउ दिस वर्ड इज रिलेटेड विद दैट सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका नाउन। हम नाउन को डिटेल में समझेंगे क्या है, नाउन होता क्या है। सो नाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज़, किसी आइडिया, किसी फीलिंग या किसी क्वालिटी का नाम बताता है। क्या बताता है? यानी किसी भी चीज़ के नाम के बारे में जब आप बात करते हैं। ओके, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और एक्शन। ओके, तो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन्स आर लिमिटेड टू फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, जितने भी सारे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे नाउन जो है लिमिटेड होता है। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच और सी। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताता है जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, ओके, छू नहीं सकते। जैसे कि आपके जज्बात, कुछ आपके हालात, कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते। हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो अब देखिएगा नाउन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। नाउन को सबसे पहले क्लासिफाइड किया गया प्रॉपर और कॉमन नाउन में। नाउन की दो किस्में का कह सकते हैं। एक तो आपका प्रॉपर नाउन है, दूसरा है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है? दीज आर स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल हैदराबाद, चार मीनार, राम, संडे, इंडिया। सो सिंपल तरीके में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक चीज़ होती है जो बहुत ख़ास होती है। जैसे आपके अगर मैं बात करूं कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल क्या है? एक कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ मैं जा रही हूँ यशोदा हॉस्पिटल, जब मैं यशोदा नाम लूँगी तो यशोदा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, हॉस्पिटल कॉमन नाउन। आपको बात समझ आई? तो जब कभी भी आप किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम बता रहे हैं वो आएगा आपके कॉमन प्रॉपर नाउन में। और जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे, मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर जगह आपको उसका प्लूरल फॉर्म नहीं मिलेगा, यानी आप ओनली सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल्स में ही देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे हैदराबाद। हैदराबाद नहीं कह सकते हैं आप, चार मीनार्स नहीं कह सकते हैं, राम्स नहीं कह सकते हैं, इंडियाज़ नहीं कह सकते हैं, संडेस नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल नहीं होता है।
और जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो पहला लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, कॉमन नाउन। कमेंट में मुझे 1 या 2 प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स होते हैं जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिटी, सिटी एक कॉमन चीज़ है। अगर आप कहेंगे बैंगलोर सिटी तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, गर्ल, ये गर्ल एक कॉमन नाउन है। ठीक है, टीचर, आप कहेंगे टीचर तो ये कॉमन नाउन होगा, अगर मेरे नाम के साथ कहेंगे तो फिर प्रॉपर नाउन होगा। बिल्डिंग, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं? दीज डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। एग्जाम्पल, टीम, हर्ड, बंच, कमिटी। सो मैं आपको इसको और इजी से समझाऊंगी। अगर आप सिंगुलर, अगर आपको देखूंगी एक इंडिविजुअल को, आप मेरी एक स्टूडेंट हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको कलेक्टिवली देखूंगी तो आप एक क्लास हैं, ठीक। वैसे ही अगर आप एक इंडिविजुअल सोल्जर को देखेंगे तो वो सोल्जर है, बट उनको ही आप कलेक्टिवली देखेंगे तो वो आर्मी है। तो इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को बोलते हैं जिनको आप छू और देख नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जिनको, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे आपके पास बहुत सारे दिमाग में आपके चल भी रहे होंगे एग्जाम्पल्स, जैसे आपके कोई फीलिंग्स को कोई टच नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि मैम आई लाइक योर क्लास, तो मैं आपका लाइकनेस नहीं देख पाऊँगी, आपकी पसंद मैं देख नहीं पाऊँगी, राइट। मैं उसको छू भी नहीं पाऊँगी। ओके, आप बोल रहे हो कि हवा है, तो हवा किसने देखी, किसने छुई। सो ये सब चीज़ें, आपकी भूख है, आपकी खुशी है, आपका गम है, ये सब आपका दर्द है, ये सब चीज़ें आपको आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, थिंग्स वी कैन नॉट सी और टच। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। आप ऑनेस्टी है, क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा और पकड़वा सकते हैं? ऑब्वियसली इट्स नॉट। फ्रीडम, करेज, ब्यूटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कही जाती हैं, क्योंकि इनको सिर्फ समझना होता है, महसूस करना होता है, ना कि छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। एक और है यहाँ पर मिस हो गया है, उसको बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन यानी जिन चीज़ों को आप छू और देख सकते हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट थिंग है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाम से ही पता चल रहा है इसका। काउंटेबल नाउन्स यानी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके पूछूं आपके घर में कितने रूम्स हैं, कितने फैंस हैं, कितने चेयर्स हैं, कितने बेड्स हैं, सो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू कैन काउंट, जो आप काउंट कर सकते हैं। ओके, कितनी किताबें हैं। ऑलराइट, देन अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास अगर शक्कर ख़त्म हो गई तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी कि एक दाना शक्कर दे, एक शक्कर दे दो, 2 शक्कर दे दो, नो। ऐसे ऑयल के बारे में हम नहीं बोलेंगे। आपसे मुझे पानी पूछना हो तो मैं बोलूँगी कि एक ग्लास पानी दो, एक पानी दो, 2 पानी दो, तो नहीं बोलेंगे, राइट। सो ऐसी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकती हैं उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, शुगर, मिल्क, लगेज, न्यूज़, सो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में आएंगी। एक जनरल और आम सा डाउट होता है बच्चों को, मैं भी आपसे ये डाउट पूछूंगी, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लैरिफिकेशन दूंगी। मनी, MONEY, मनी, मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन? ओके, और एक कहा जा सकता है यहाँ पे, अच्छा टिप बोलूँगी मैं आपको। मैनी अनकाउंटेबल नाउन्स लुक प्लूरल बट ऑलवेज
सिंगुलर। ओके, ये हमेशा प्लूरल दिखाई देते हैं बट होते सिंगुलर हैं, जैसे न्यूज़ है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ओके, एस लगा होता है लास्ट में बट ये सिंगुलर होते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन प्लीज़ डू रिमेंबर, कमेंट में आंसर्स आने चाहिए आपके। नेक्स्ट थिंग है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी हम प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको रिपीट बार बार सेंटेंस में आपका नाम रिपीट करने के बजाय हम कोई एक और वर्ड यूज़ करते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, सो प्रोनाउन आपको किस लिए मदद कर रहा है? मेंटेन स्मूथनेस इन द लैंग्वेज को स्मूथ बनाता है। और विदाउट प्रोनाउंस वी वुड हैव टू रिपीट नाउन्स अननेसेसरली। आपको बार बार मुझे सेम वही बात अगेन एंड अगेन आपका नाम लिए जाना होता है। तो टू अवॉइड दैट रिपीटेशन, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। देन आपका नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आपका आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो पहले टाइप ऑफ प्रोनाउन देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन में आपका एग्जाम्पल है, यानी हम जिन अल्फाज के ज़रिए किसी पर्सन को बुलाते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिसके भी आप मुखातिब करेंगे। आप खुद को बोलेंगे मैं या हम, तो आई वी, दूसरों को बोलेंगे यू, और कोई थर्ड पर्सन है तो ही शी यूज़ करेंगे, और थर्ड पर्सन का कोई ग्रुप है तो दे बोलेंगे, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, या फिर हम किसी बात को, कई भी बात को हम रिपीट करते हुए उसका रेफरेंस देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल दूंगी आपको, हु, हुम, हुज, विच, दैट। तो कल के लेक्चर में मैं आपको अगेन पूछूंगी, हैव यू गिवन द आंसर फॉर विच क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू। ओके, मैं क्या बोलूँगी आपको, कैन यू गिव मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू। यानी विच का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया। मैंने बोला आपको कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था कि आपने उसका जवाब दिया, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ हम दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कर रहे हैं, या फिर कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था उसको रिलेट करने के लिए, या फिर ऐसे कहेंगे वेयर इज़ द बुक विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, यानी कल मैंने जो आपको किताब दी थी वो कहाँ है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हेन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। ओके, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? आप अपना अक्स देख रहे होते हैं, राइट। तो जब आप अपना अक्स देख रहे होते हैं तो सब्जेक्ट भी आप होंगे, ऑब्जेक्ट भी आप ही होंगे। तो एग्जाम्पल कैसे हो सकता है इसका? शी हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया। तो सब्जेक्ट भी आप ही हैं, हर्ट करने वाले भी आप हैं, हर्ट होने वाले भी आप हैं। ओके, सो रिफ्लेक्स का मतलब वापस वही रिपीटेशन है, यानी सेम है। तो सब्जेक्ट भी सेम होगा, ऑब्जेक्ट भी सेम होगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है, इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन करना, यानी जितने सारे WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं सब आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे, जैसे व्हाट, विच, हु, वेयर, व्हेन, ये सारी। देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपने किसी टीचर का डेमो तो देखा ही होगा। डेमो में बेसिकली होता क्या है? टीचर शोकेस करता है अपनी टीचिंग स्किल्स, वो दिखाता है ना। टीचर क्या कर रहा होता है डेमो में?
टीचर अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है। तो डेमो है एक शॉर्ट फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन का। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन से बना छोटा वर्ड डेमो। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं किसी चीज़ को बताना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किसी चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई होम, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। सो जब मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताऊंगी, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई होम, दैट इज़ माई हाउस, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताऊंगी। सो डेमोन्स्ट्रेशन यानी बताना। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इस वर्ड को समझेंगे तो आपको बहुत दिनों तक अच्छे से याद रहेगा। व्हाट इज़ इनडेफिनिट? जब आप कोई काम के लिए श्योर होते हैं, आपको करना ही है पक्का, तो आप कहेंगे डेफिनेटली, है ना। तो आप श्योर हैं तो आप डेफिनेट यूज़ करें। उसके अपोजिट, जब आप श्योर नहीं हैं तो आप बोलेंगे आई एम इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन हम ऐसी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक आदमी के लिए, एक ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे होते। जैसे टीचर जब क्वेश्चन करता है क्लास में, तो टीचर ये नहीं बोलता है कि आप आंसर दीजिए, एनी वन कैन गिव दिस आंसर, एनी वन, यानी वहाँ पे टीचर डेफिनेट नहीं है। ओके। और जब टीचर को किसी पेन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या बोलेंगे, somebody please give me the pen। ओके। जब टीचर ये नहीं बोलेगा कि यही लड़की से चाहिए कि यही लड़के से चाहिए, नो। तो जब कोई चीज़ के लिए आप इनडेफिनेट है, यानी आप श्योर नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करना है। जैसे कॉलेज में जनरली बोलते हैं ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ पे योर फीसेस, है ना, ऑल ऑफ़ यू हैव टू वेयर द ID कार्ड्स। सो ये ऑल है, सबके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, किसी को एक को पर्टिकुलरली नहीं बोला जा रहा है, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ टेट का रूल देखिए, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ID कार्ड। ये आपका गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि देयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एक जनरल है। करेक्ट क्या होगा, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज और हर ID कार्ड। ओके। सो देयर नहीं बोलेंगे, एवरीवन के साथ आप देयर लगाएंगे तो वो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आपको पॉइंट काम आएगा करेक्शंस के टाइम पे। ठीक। नेक्स्ट आपका है वर्ब। वर्ब यानी वर्ब आपको न सिर्फ एक्शन के बारे में बताता है। जनरली हमको इतना डेफिनेशन पता होता है कि वर्ब यानी कोई एक्शन वर्ड है, नहीं, ये वर्ब का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको एक्शन बताए, बट ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वो किस टेंस में है वो भी आपको बताएगा वर्ब। विदाउट वर्ब सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड। कोई काम नहीं करता है सेंटेंस विदाउट वर्ब। अगर हम किसी चीज़ में से या किसी सेंटेंस में से वर्ब को हटा देंगे तो वो बेसिकली आपका क्लॉज बन जाएगा। ओके, सॉरी, फ्रेज बन जाएगा। सो अ सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड विदाउट वर्ब। तो हम यहाँ वर्ब की किस्में पढ़ेंगे। पहले आपका है मेन वर्ब, देन आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब, लिंक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर द मेन एक्शन। एग्जाम्पल जैसे आपको पता है, ईटिंग, स्लीपिंग, ओके, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ें आपकी मेन वर्ब्स में आएंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जिनमें आपके 3 फॉर्म्स आते हैं। ओके, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स। बी फॉर्म्स में आएंगे am, is, are and was, were। ओके, बी फॉर्म में आएंगे am, is, are, was, were। डू फॉर्म में आएंगे do, does, did। हैव फॉर्म में आएंगे have, has, will, shall and had। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका लिंकिंग वर्ब्स है। डू नॉट शो एनी एक्शन, दे शो स्टेट।
एग्जाम्पल्स सीम, अपीयर, बिकम, ये सब आपके लिंक वर्ब्स हैं. लिंकिंग वर्ब्स कोई एक्शन नहीं बताते हैं बट द स्टेट बताते हैं. दे सीम डल, ओके, दे अपीयर वेरी ग्रेसफुल, ओके, ऐसी चीज़ें. नेक्स्ट आपका है ट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ओके, और हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब आपको व्हाट एंड हुम समथिंग हैज़ डन का आंसर देते हैं. जैसे आपका सामने है एक एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर. शी रोट अ लेटर यानी किसने लिखा? शी, ओके. क्या लिखा? लेटर. तो हमेशा किसने क्या किया का आंसर देने वाला सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब होता है. उसका ऑपोजिट होता है इंट्रांजिटिव, जो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं देगा और ऑब्जेक्ट उसमें मौजूद नहीं रहेगा. ओके, डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. जैसे द बेबी स्लेप्ट. ओके, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, स्लेप्ट इज नॉट ऑब्जेक्ट, स्लेप्ट भी वो भी है, राइट. नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जब आप किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे, उसका साइज़ बताएंगे, उसका कलर बताएंगे, उसकी क्वांटिटी बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे, ओके, उसकी लेंथ बताएंगे. ये सारी चीज़ें जब आप नाउन के बारे में डिटेल देंगे तब आप एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए देंगे. जैसे आप किसी लड़की के बालों का कलर बताएंगे तो ब्लैक कलर बोलेंगे, तो ब्लैक उस लड़की के एडजेक्टिव है. लड़की इज़ अ नाउन, ऑब्वियसली गर्ल इज़ अ नाउन, तो ब्लैक क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. आप किसी को बोलेंगे कि वो बहुत टॉल है, टॉल इज़ एन ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, ओके. सो क्वालिटी बताएंगे आप, कोई ब्यूटीफुल है, अगली है, स्मॉल है, टॉल है, फैट है, थिन है, ओके, ये सब आप क्वालिटी बताएंगे. क्वांटिटी बताएंगे, सम, एनफ, लिटिल, यानी मुझे चाय में शुगर, आई वांट लिटिल शुगर, ओके. इन टी, तो टी के बारे में बोल रहे हो आपके, मुझे सिर्फ थोड़ी सी शक्कर चाहिए, ओके. आई वॉन्ट सम राइस, राइस इज़ अ नाउन और आप बोलेंगे मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, ओके. नेक्स्ट आपका होता है नंबर. नंबर भी एडजेक्टिव है, ओके. क्या बोलेंगे? वी वॉन्ट 100 चेयर्स फॉर आवर क्लासरूम. सो 100 चेयर्स, चेयर इज़ अ नाउन, 100 इज़ अ नंबर या फिर एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेशन, सो दिस बुक्स, दोज गर्ल्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स है. क्यों हम इसको प्रोनाउंस को क्यों हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स करके एडजेक्टिव में शामिल कर रहे हैं? इसका एक रीज़न ये है कि दिस आपको नंबर बता रहा है. दिस का मतलब सिंगुलर है, दीज का मतलब प्लूरल है, राइट. सो इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव में लिया जाता है. देन पोजेसिव, इसमें क्यों बोलेंगे? मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ माई कार, ओके. सो आर्स, देयर, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आएंगी क्योंकि पोजीशन बताया जा रहा है यहाँ पर. एक जनरली मिस्टेक जो हम टेट में करते हैं, मोर बेटर को हम करेक्ट मान के चलते हैं, बट बेटर इज़ द करेक्ट वन. क्यों? क्योंकि अब बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है. गुड, बेटर, बेस्ट. सो मोर बेटर के लिए नहीं आता है. ऑलराइट. नेक्स्ट थिंग है आपका एडवर्ब. एडवर्ब होता है डी. एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब. सो एडवर्ब किन में चेंजेस लाएगा? आपको वर्ब में भी लेकर आएगा, एडजेक्टिव में भी लाएगा और अनदर एडवर्ब में भी लाएगा. हम वन बाय वन इसको समझेंगे. जैसे आपके पास कुछ टाइप्स हैं. मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो हाउ, ये हमेशा इस बात का आंसर देता है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमेशा इस बात का आंसर देता है. कौन सा क्वेश्चन है ये? हाउ, यानी हाउ शी वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग स्लोली. हाउ शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज टॉकिंग केयरफुली.
तो कैसे बात कर रही थी, कैसे लिख रही थी, कैसे चल रही थी, तो कैसे का जवाब कौन देगा आपको? एडवर्ब, ये मैनर जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम ये हमेशा आपको आंसर देगा व्हेन, यानी कब, कब कुछ कैसे हुआ। ओके, तो व्हेन यू हैव कम फ्रॉम लंदन टुडे। ओके, कब आप लंदन से आए, तो आप जवाब देंगे, राइट। देन व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, रिसेंटली। ओके, तो आपने 10th कब पास किया था? रिसेंटली पास किया था। बहुत टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया। तो टाइम एडजेक्टिव एडवर्ब जो है आपको हमेशा आंसर करेगा व्हेन वाले क्वेश्चन के लिए। प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आपको आंसर करेगा वेयर। वेयर वर यू स्टैंडिंग, हियर और आउटसाइड, ठीक है। देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको आंसर देगा हाउ ऑफन, यानी कितना जल्दी जल्दी ये चीज़ें होती हैं, कितना ऑफनली ये चीज़ें होती हैं। तो बोलेंगे हाउ ऑफन यू कम टू द स्कूल, ऑलवेज, रेगुलरली, है ना, डेली। या फिर हाउ ऑफन यू गो टू योर ट्रिप, तो आप बोलेंगे वेरी रेयरली। ओके, नेक्स्ट थिंग है डिग्री। डिग्री यानी कौन सी, किस हद तक कोई चीज़ हो रही है। ओके, हाउ मच यू लर्न लैंग्वेज, आई लव लैंग्वेज वेरी मच, तो आप यहाँ वेरी का इस्तेमाल करेंगे। कितनी हाइट पे कोई चीज़ रखा हुआ है, इट्स टू लॉन्ग फॉर मी टू टच इट, यानी बहुत ऊंचाई पे है कि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन होता है एक नाउन से दूसरे नाउन के दरमियान रिश्ता बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये भी आपके इसमें भी आपको किस्में मिल जाएंगी, जैसे टाइम प्रिपोजिशन, प्लेस प्रिपोजिशन और डायरेक्शन प्रिपोजिशन। यानी टाइम प्रिपोजिशन आप बोलेंगे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन आपका प्रिपोजिशन होगा। ओके, एट 5 PM, एट भी आपका प्रिपोजिशन है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे भी आपका ऑन भी आपका प्रिपोजिशन होगा। तो हम इन, एट, ऑन ये चीज़ें टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लेस, ऑन द टेबल, इन द रूम। सो अभी मैं डेली आपको इन प्रिपोजिशंस के ऊपर भी कुछ शॉर्ट्स डालूँगी, प्लीज़ डू वॉच इट, ट्राई टू आंसर इट। नेक्स्ट थिंग है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप बोलेंगे अबव, बिलो, ऑन, डाउन, अप, ये सब चीज़ें आएंगी। ओके, नेक्स्ट हमेशा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स। जब आप बिसाइड को एस लगाएंगे तो उसका माना बदल जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी आपके बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, यानी मेरे पास एक टैब है, एक लैपटॉप है, तो मैं कैसे बोलूँगी आई हैव अ लैपटॉप बिसाइड्स अ टैब, यानी मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, इसके अलावा, टैब के अलावा लैपटॉप भी है। ओके, देन नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में कुछ होगा तो हम बोलेंगे बिटवीन, यानी द क्लास द इंटरेक्शन इज़ बिटवीन यू एंड मी। बट जब हम कई सारों के बीच में होंगे तो बोलेंगे कि द इंटरेक्शन वॉज अमॉन्ग द पीपल, यानी कई सारे लोग उसमें मिले हुए थे। यानी अभी आप चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे को स्वीट्स देंगे, तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसका सिंपल एग्जांपल आपको बोलूँगी मैं। जैसे हम रास्ता, यानी जहाँ 4 रास्ते मिल रहे हैं उस प्लेस को हम जंक्शन बोलेंगे, क्योंकि वो 4 रास्तों को जोड़ रहा है। वैसे ही कंजंक्शन भी आपके 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। 2 क्लॉजेस, 2 फ्रेजेस, 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम आपका कंजंक्शन करता है। जैसे कप एंड सॉसर, बॉय एंड गर्ल। ओके, सो ये 2 वर्ड्स को जोड़ रहा है। आई एम
not going to attend the college because I am not well. तो ये दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ रखा है. ओके, सो ये चीज़ें हैं. अब इसमें आपको टाइप्स देखेंगे तो फर्स्ट टाइप है आपका कोऑर्डिनेटिंग, यानी ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है. लाइक आप बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग बट आई एम अनेबल टू से. ओके, ये माई रिजल्ट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड येट. ओके, नेक्स्ट आपका सबऑर्डिनेटिंग आएगा. बिकॉज, ऑल दो, सिंस इट्स रेनिंग आई एम एट होम. क्योंकि बाहर बारिश हो रही है मैं घर पे हूँ. ये सबऑर्डिनेट करेगा मेरा स्टेटमेंट. मैं घर पे हूँ तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा, राइट. अगर मैं उसको ऐड करूँगी सिंस इट्स रेनिंग, तब मेरा जुमला जो है कंप्लीट होगा. नेक्स्ट है आपका कोरिलेट करेगा इसको. नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. जैसे आई एम ईदर गोइंग टू स्टे और लीविंग हियर. ओके, आई एम नीदर लर्निंग नॉर लिसनिंग. ओके, आई एम नॉट ओनली स्टडिंग बट ऑल्सो लर्निंग मैनी थिंग्स. सो ये आपका कोरिलेशन होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा. नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन इज योर सडन एक्सप्रेशंस. आप जैसे ही सडन कोई एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे हमको टेट में भी कोई क्वेश्चन इजी आया तो आपके मुंह से कुछ स की आवाज़ें निकलने लगेंगी, वो भी आपका इंटरजेक्शन ही होगा. अल्लाह इतना इजी है करके हम जो एक्साइटमेंट बताएंगे, ये सब चीज़ें आपके एक्सक्लेमेशन में आएंगी इंटरजेक्शन में. और इसको हमेशा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से पॉइंट आउट किया जाता है. अगर आपको एग्ज़ाम में ये आएंगे तो बहुत इजी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क पता होना चाहिए. अगर देख सकते होंगे तो वाव के बाजू में जो आपको लाइन है या फिर कह सकते हैं कि उल्टा आई है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. जब कभी भी इंटरजेक्शन होगा तो उसके बाद ये इस्तेमाल होता ही है. ओके, सो ये रहा आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हमने आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली समझा. अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस को टेट पैटर्न के साथ डिटेल में करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.